कि मंच पे जाने से डर लगता है। वही ईश्वर की कृपा है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। पेशेंस होना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ा जाए। ये एक लंबे समय की प्रक्रिया है। स्क्रिप्ट लिखने जैसी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। स्क्रिप्ट आपको चाहे जितनी बनाकर दे दी जाए, स्वाभाविक प्रवाह चाहिए, त्रुटि ना हो ऐसा संभव नहीं हो। जो हो गया उसे जाने दी। तो वो मेरा पहला कार्यक्रम ऑडिटोरियम में था। उस मंच पर जाना तो खुद में एक यादगार होता है, लेकिन हमें खुद में एक बहुत बड़ा अंतर लगता है। मुख्य अंतर है आत्मविश्वास का। तो ये प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई, उतनी ही स्थायी होती है जितना अभ्यास करें। पहचान तो मिलती ही है। ये मेरे पिताजी का प्रभाव, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। स्वागत है आप सभी का विश्वविद्यालय वार्ता में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है विश्वविद्यालय वार्ता CSJMU के पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है डॉक्टर रत्नातु मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। तो मैम एंकरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, तो आज हम मैम से उसी सिलसिले में बात करेंगे। तो मैम, आपने एंकरिंग कैसे शुरू की और इस फील्ड में आपको रुचि कैसे हुई? एंकरिंग की शुरुआत की जहाँ तक बात है, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी वहाँ पर ऐसे ही एक डिपार्टमेंटल प्रोग्राम होना था। संयोग की बात थी, कोई अवेलेबल नहीं था, तो हम तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए और हम प्रोग्राम हुआ वहाँ पर, तो उसी समय वो DBS कॉलेज में इससे पहले थे, तो DBS कॉलेज की गोल्डन जुबली का टाइम था। उसी के कुछ दिन बाद वहाँ का गोल्डन जुबली का फंक्शन होना था। तो उस समय जो प्रिंसिपल सर थे, उन्हें मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा और उन्होंने फिर गोल्डन जुबली के प्रोग्राम के लिए मुझे कहा। तो फिर जब वहाँ किया तो फिर धीरे धीरे शुरुआत हो गई। तो मैम, अच्छा एंकर बनने के लिए कौन से मुख्य कौशल या ऐसे गुण हैं या ऐसी स्किल्स कौन सी हैं जिनकी आवश्यकता है? एक तो पेशेंस होना चाहिए जी। कि वहाँ पर मैं एंकरिंग करते समय सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, लेकिन प्रोग्राम में चेंजेस भी आ जाते हैं अचानक से। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है कि अचानक से क्या परिवर्तन होने जा रहा है। और पीछे का जो आपने पढ़ रखा है, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए व्यक्ति की। तभी मुझे लगता है कि जब बोलने की का अवसर आता है, बोलने की स्थिति होती है, तो अच्छे शब्दों का चयन करके बोलना संभव हो पाता है। तो एक लंबे समय तक आपको अच्छी पुस्तकें, जो बुक्स होती हैं, अगर आप समय समय पर पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप में धीरे धीरे ये स्किल आपकी डेवलप होती है। मैम, कोई ऐसे किताबें या ऐसे लेखक जिनको आप रिकमेंड करना चाहें बच्चों को? अब एंकरिंग से रिलेटेड तो बुक्स ऐसी कोई भाई हमने देखी नहीं है। ये मतलब भाषा सुधारने के लिए? भाषा सुधारने के लिए ये है कि अच्छा साहित्य पढ़ा जाए। जी जी। साहित्य जितना अच्छा पढ़ेंगे, धीरे धीरे जो शब्द प्रयोग की क्षमता होती है जी। वो बढ़ती है। और ये कोई थोड़े समय की प्रक्रिया नहीं होती है, ये एक लंबे समय की प्रक्रिया होती है। या फिर ऐसा वातावरण मिले कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ स्वाभाविक रूप से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, या अच्छे शब्द निरंतर या अच्छे स्तर की भाषा बोली जाती हो। तो ये भी एक भाषा सीखने का तरीका होता है, क्योंकि भाषा जितना हमें लगता है पढ़ने से आती है, और अगर माहौल मिल जाए जी। तो अनुकरण से भाषा बहुत अच्छी तरह दृढ़ होती है और भाषा का विकास व्यक्ति का होता है। तो मैम, जब आपको किसी इवेंट की एंकरिंग करनी होती है तो आप उसकी स्क्रिप्ट कैसे तैयार करती हैं? जो प्रोग्राम हमें मिलता है तो प्रोग्राम में मिनट टू मिनट मिलता है। जी। जितने भी कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो एक मिनट टू मिनट मिलता है, जिसे हिंदी में क्षण प्रति क्षण कार्यक्रम कहते हैं। उसी के आधार पर हम बोलते हैं, और स्क्रिप्ट लिखने जैसी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। अरे वाह। और जो ये अभी दीक्षांत समारोह हमारा हुआ था, इसमें लिखी हुई स्क्रिप्ट मिली थी,
उसे कार्यविधि कहते हैं, जो समारोह की थी। लेकिन और उसी के आधार पर वहाँ बोला भी गया था, क्योंकि वो एक विशेष औपचारिक कार्यक्रम है। पर स्क्रिप्ट, जो मेरा अनुभव रहा दीक्षांत का, स्क्रिप्ट आपको चाहे जितनी बनाकर दे दी जाए, पर कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है या कुछ ना कुछ परिवर्तन करना ही पड़ता है कार्यक्रम को स्वाभाविक बनाए रखने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड होता है तो उसमें कृत्रिमता आने लगती है। तो अगर स्वाभाविक प्रवाह चाहिए कार्यक्रम में और जो दर्शक हैं उन्हें स्वाभाविकता का अनुभव हो, तो इसके लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करना पड़ता है। तो ये तो वहाँ की आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो अगर जो समझ में आता है तो फिर उसी हिसाब से वाक्य बोले जाते हैं। पर मान लीजिए अगर कोई गलती हो जाए, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी कोई गलती हो गई हो, फिर आपने? देखिए, मनुष्य अगर कोई कार्य कर रहा है जी। तो त्रुटि ना हो ऐसा संभव नहीं होता। और भाई कोई देवी देवता प्रोग्राम तो करते नहीं हैं, तो सभी में गलतियां होती हैं। पर कार्यक्रम अगर आपका चल रहा है और कोई गलती हो गई, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर फोकस ना करते हुए आगे बढ़ जाना। जी। जब आप खुद उस पर फोकस करने लगते हैं, तब सामने लोगों को पता चलता है कि गलती हुई है। जी। अगर प्रवाह के साथ आप लगातार बढ़ते चले जाएं, तो ज़्यादातर पब्लिक को पता चल ही नहीं पाता है कि क्या गलती हुई है। जी। तो इसलिए अगर कोई भी एंकरिंग करे या वैसे भी मंच पर आप बोलें, तो एक उसकी कला यही है, जो हो गया उसे जाने दीजिए और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाइए। तो लोग भी आगे सुनने लगते हैं, तो ध्यान नहीं जाता है। त्रुटि को इंगित करना ठीक नहीं है। बाकी त्रुटि होती नहीं है, ऐसा मनुष्य के साथ नहीं होता है। और मैम, यूनिवर्सिटी में एंकरिंग करते हुए आपका कोई बहुत यादगार अनुभव जो रहा हो? हम यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करना तो खुद ही में एक बहुत अच्छी बात होती है। और जब शुरू किया तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उस समय जब पहली बार किया था तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी कोई स्थिति आएगी कि उसको बहुत अच्छी स्थायी पहचान मिलने लगेगी। लेकिन जब सबसे पहले एक बार हमने देखा था, क्योंकि ये एंकरिंग का काम हमने कॉलेज में भी किया है, तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बहुत सुंदर है, जो प्रेक्षागृह है वो बहुत अच्छा है, बड़ा आकर्षक है। तो जब हमने उसमें एक कार्यक्रम होते देखा था, तो मेरा मन किया कि हम भी इसमें कभी करें। जी। तो नया ही उस समय अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन जब शिक्षक दिवस आया था तब उसमें कार्यक्रम करने का अवसर मिला। और वो शिक्षक दिवस में जो कार्यक्रम हुआ था, तो वो मेरा पहला कार्यक्रम ऑडिटोरियम में था और वो मुझे अच्छा भी बहुत लगा था। और वैसे कॉन्वोकेशन भी इस बार किया। तो दीक्षांत समारोह स्वयं में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय का होता है। और उसमें गरिमामय जो हमारे लोग होते हैं, सम्मानित अतिथि होते हैं, वो उसमें आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस मंच पर जाना तो खुद में एक यादगार होता है। कॉन्वोकेशन एक ऐसा कार्यक्रम ही है। और मैम, एंकरिंग, जैसे जब आप एंकरिंग, आप बता रही हैं इतने समय से आपने एंकरिंग की और आप इतनी प्रख्यात हैं एंकरिंग के लिए, तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एंकरिंग से क्या प्रभाव पड़ता है? अब जीवन पर जो प्रभाव है, स्वाभाविक रूप से जो सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि सबको लगता तो है कि जैसे बोल रहे हैं तो बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति की अपनी भी एक अंतःकरण की यात्रा होती है। जब वो उसी व्यक्ति को पता चलती है जिसकी होती है। तो जो पहले जिस तरह से करते थे और आज करते हैं, तो देखने वाले लोगों को क्या अंतर समझ में आता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें खुद में एक बहुत बड़ा अंतर लगता है। और मुख्य अंतर है आत्मविश्वास का। पहले एक बार लगता था कि ज़्यादा देख लें, मतलब वो जो मिनट टू मिनट मिलता है उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ लें या वो तो, लेकिन धीरे धीरे जब लगातार करते हैं तो ये प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई कि अगर वो कार्यक्रम ठीक से मिलता है
मतलब जब व्यवस्थित रूप में उसका रूप जितना व्यवस्थित होता है तो कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से उतना आगे बढ़ता जाता है। और फिर अनुभव भी आते हैं। आपने इससे पहले त्रुटि की बात कही थी कि आपसे कोई कभी गलती हुई, तो ये जो मैंने जो तरीका बताया ये भी वहीं पर जब हमने कार्यक्रम किए हैं और उनमें ऐसा कभी कुछ हुआ है तो उसी से हमने भी वही चीज़ सीखी। जी, तो मतलब बहुत कुछ हमको सीखने को मिल रहा है आपसे भी इसके थ्रू। और जितना आप काम करते हैं जी तो एक आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा वो अगर स्किल कह लें या कोई भी ज्ञान कह लें या विद्या कह लें वो उतनी ही स्थायी होती है जितना अभ्यास करें। जी तो जैसे धीरे धीरे करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें स्वाभाविकता आती जा रही है। जी ये एक अनुभव हमारा है। और रही बात की व्यक्तित्व पर प्रभाव, तो भाई अब इससे पहचान तो मिलती ही है। जी और पहचान मिलती है, सबसे परिचय होता है तो एक स्वाभाविक खुशी मिलती है। जी और एक टीचर के रूप में भी जो अन्य विभागों के बच्चे हैं वो भी पहचानते हैं, जी। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। और मैम एंकरिंग को के बारे में लोगों की अगर कोई ऐसी धारणा हो या कोई ऐसी गलतफहमी हो जिसके बारे में आप बात करना चाहें। जैसे जब मैं स्कूल में जब किया करती थी एंकरिंग तो ऐसा होता था कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते थे कि अरे तुमको करना ही क्या है, ऐसा कुछ। क्योंकि लोग जो बैठे हैं उसको नहीं पता कि कैसे कभी कभी उनको लगता है कि अरे बस देख के पढ़ना ही तो है, पर वो सिर्फ देख के पढ़ना ही नहीं होता है। देखिए, गलतफहमी या धारणा तो भाई जिस व्यक्ति की है उसने अपने मन में क्या बनाई है। जी अब व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि इनका क्या काम है। जी इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते मिलते हैं कि मंच पे जाने से डर लगता है, जी। ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो अब गलतफहमी की बात तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, लेकिन एक ये बात सही है कि कार्यक्रम में जो ये संचालन का कार्य है ये कार्यक्रम को एक आधार प्रदान कर जी। देता है। और जितना ज़्यादा कार्यक्रम को एक दृढ़ आधार मिलता है कार्यक्रम उसी हिसाब से ठीक से आगे बढ़ता जाता है। और ऐसा कुछ सोचना कि ये बहुत आसान काम है जी जी तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। जी और ये सोचना कि ये कोई असंभव जैसा काम है जी तो ये भी ठीक नहीं है। जी बस ये है कि अगर आप सतत रूप से अपना अभ्यास करें, आपने पीछे अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर रखा है, अच्छा साहित्य पढ़ रखा है और साहित्य में अगर थोड़ी पकड़ है तो ये काम थोड़ा स्वाभाविक हो जाएगा, ये ज़रूर है। तो मैम हमने आपको इतनी बार एंकरिंग करते हुए सुना है और आपकी आवाज़ की इतनी तारीफ की जाती है, तो आप अपनी आवाज़ का कैसे ख्याल रखती हैं? देखिए, आवाज़ का ख्याल जैसी तो कोई बात नहीं है। और अब अगर लोग तारीफ़ करते हैं तो ये अच्छी बात है। थोड़ा सा इसमें ये ज़रूर कहेंगे कि जो मेरी आवाज़ है जो हमने बचपन से सुना भी थोड़ा सा है, तो ये मेरे पिताजी का प्रभाव है। उनकी वो भी एक साहित्यकार थे और काफ़ी वो भी इस प्रकार से जैसे मंच पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं साहित्य में तो काफ़ी होते हैं, तो वो उन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता रहती थी। तो उनके सामने भी जब हमने कभी बोला है तो ये हमें सुनने को मिला है कि मेरी जो आवाज़ है वो काफ़ी कुछ उनसे मिलती जुलती है। और रही बात आवाज़ का ख्याल रखने की, तो ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं भाई। नेचुरल है आपका। हाँ, अब उनका प्रभाव तो है ही। भाई ईश्वर की कृपा है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है कि ये कार्य जो है वो हम कर पाते हैं। और उनकी जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है, उनका जो साहित्य है, उसका निश्चित रूप से मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो मैम लास्ट में जो बच्चे एंकरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो उनके लिए यही है कि उन्हें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। जी अच्छा साहित्य पढ़ने से स्वाभाविक रूप से समझ विकसित होती है, भाषा का विकास होता है। और भाषा का विकास, ये आपने पहले भी पूछा था तब हमने ये बात कही थी कि भाषा का विकास पढ़ने से होता है और पढ़ने से ज़्यादा उस वातावरण में रहने से होता है।
और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो वातावरण वाली बात कही, तो अब जब हम अपने पिता के साथ रहे तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो भाषा है वो इस प्रकार की भाषा थी और उसका स्वाभाविक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। मैम, जैसे आप भाषा की भी बात करें तो एक चीज़ और जो हम देखते हैं कि जैसे आजकल सोशल मीडिया आ गया है और लोग किताबें कम पढ़ रहे हैं, तो और बोलचाल, इसका असर बोलचाल की भाषा में भी दिखता है। और कभी कभी जब हमें इसकी वजह से ऐसा भी हो गया है कि जहाँ हमें चाहिए कि नहीं हमें इसी तरह से बोलना है, पर फिर भी हम नहीं बोल पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, या इसके बारे में आप कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? ये तो ये है कि जितना ज़्यादा समाज ज्ञान की, विद्या की अगर अवहेलना करेगा तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। जी सोशल मीडिया आ गया है, प्रभावी माध्यम है जी वो। कई बार तो अब जो विद्यार्थियों को देख रहे हैं पुस्तकों से अधिक प्रभावी है। और ज्ञान प्राप्ति के जो सोपान हैं, उस सोपान में भी यही 3 सोपान हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो पहला सोपान है सुनना। जी जब ये तब की बात है जब पुस्तकें नहीं हुआ करती थीं। जी हमारी परंपरा भी श्रुति परंपरा रही है, सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण होता था। पर धीरे धीरे पुस्तकें हुई तो उसमें पढ़ना आ गया। जी पुस्तक भी स्तरीय पढ़ी जाए। अगर YouTube पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कुछ देख रहे हैं तो निर्भर ये करता है कि हम देख क्या रहे हैं। जी वीडियो तो बहुत तरह के पड़े हुए हैं, जी तो हम क्या देख रहे हैं। और जितना स्तरीय विषय वस्तु को हम देखेंगे, आपकी भाषा में कंटेंट जो है, जो मीडिया पर आ रहा है, उसका स्तर क्या है और हम किस प्रकार के कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं। जी अगर हम अच्छे कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं तो हमारी मानसिकता, हमारी भाषा उसी प्रकार की होगी। और अगर हम निम्न स्तरीय कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं जी तो हमारी भाषा और हमारी मानसिकता भी जी उसी तरह की होगी। जब आप संचालन करते हैं तो कई बार एक स्थिति आती है, वो ये आती है कि अचानक से कुछ गैप सामने जी, दिखता जी, है। उस समय या तो आप अपने आप बोलिए, वाक्य बोलिए, या आप कोई कविता वगैरह पढ़िए। जी तो ये काम कब कर पाएंगे? ये तभी तो कर पाएंगे जब हमने उसी तरह का साहित्य पढ़ा होगा। जी और फिर जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है उसी से मिलती जुलती हमें कविता या वाक्य बोलने हैं, जी और वो हमें तत्काल ही बोलने पड़ते हैं। जी तो ये अच्छा लिटरेचर, जी वो चाहे आप सुनकर ज्ञान प्राप्त करें, बहुत से जो प्रोफेसर्स हैं उनके भी पढ़े हुए हैं, और फिलॉसफी में भी पढ़े हुए हैं, या और तरह के साहित्य में पढ़े हुए हैं। अगर आप लिटरेचर सुनते भी हैं, यूट्यूब तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, या कोई सोशल मीडिया थोड़ी ख़राब चीज़ है। उसकी उपयोगिता पर या उसके दुरुपयोग की बात की जा सकती है, बाकी चीज़ें थोड़ी बुरी जी हैं। जी तो अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी भाषा में सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा जो कंटेंट सुना जाए या देखा जाए उसका स्तर अच्छा होना चाहिए। तो मैम, जैसे कि हम आत्मविश्वास की बात कर रहे थे, तो स्टेज पर एंकरिंग करते समय हमारा आत्मविश्वास बना रहे, ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, आत्मविश्वास व्यक्ति का बना रहे, इसके लिए एक तो व्यक्ति खुद में तैयार हो, जी और जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसकी पूर्व में तैयारी कर लें। जी जी इसके अतिरिक्त जो मेरा अनुभव रहा है, आत्मविश्वास और अधिक बढ़ता है। जैसा मेरा विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों का अनुभव रहा है, आत्मविश्वास और अधिक तब बढ़ता है जब कार्यक्रम जो लोग आयोजित कर रहे हैं जी वो भी आप में विश्वास रखते हैं। जी और मेरा ये सौभाग्य है कि कानपुर विश्वविद्यालय जो हमारा है, CSJM यूनिवर्सिटी है, इसमें माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विनय पाठक जी के साथ मुझे कार्य करने का बहुत अवसर मिला। विभिन्न कार्यक्रमों को मैंने किया, दीक्षांत समारोह में किया, और ये मेरा सौभाग्य है, मेरा अनुभव है कि सर के द्वारा कोई भी कार्यक्रम देने के साथ हमेशा वो आप में विश्वास व्यक्त करते हैं। जी और जब सर का एक आशीर्वाद मिलता है जी
जी, तो वो एक महत्वपूर्ण प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। जी, और वो प्रेरणा ऐसी होती है कि व्यक्ति स्वाभाविकता के साथ, दृढ़ता के साथ मंच पर अपनी बात रखने में समर्थ हो पाता है। तो ऐसा मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और मैम आप साहित्य पढ़ने की और कविताओं की बात कर रही थी, तो कोई कविता अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। एक कविता मैंने अपने पिता पर लिखी थी जब उनका निधन हुआ था। जग का हुआ है विस्मरण, अब स्मरण तेरा बचा है। जग का हुआ है विस्मरण, अब स्मरण तेरा बचा है। इस सृष्टि में मैं सृजन तेरा, भान अब मुझको हुआ है। पिता मैं तेरी शरण हूँ, तुम मुझे समझो न समझो। प्रबल स्मृति की सघन छाया से सदा आवृत रहूंगी। आश्रय तुम्हारा ही रहेगा, जिस भी पथ पर मैं चलूंगी। मैं तुम्हारा अनुकरण हूँ, तुम मुझे समझो न समझो। बहुत सुंदर कविता है मैम। ये मेरे पिता की पंक्तियां हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी अर्थी, जी, उसकी पंक्तियां हैं। यह बह जाने को जीवन लगने को आँख खुली है। यह बह जाने को जीवन लगने को आँख खुली है। मन बहलाने को कंचन कहने को रात धुली है। फिर भी जिंदगी नदी में, फिर भी जिंदगी नदी में गिर ढा देने का बल है। रुख मोड़ दिए जाते हैं, पौरुष ऐसा संबल है। जो होता है होने दो, जो होता है होने दो। यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे होगा। इन शब्दों में जीवन है। बहुत ही अद्भुत और विचारणीय कविता है। हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एंकरिंग तो आप करती ही हैं बहुत अच्छी, और लेकिन साथ में जैसे अभी भी आप हमसे बात करें तो भी आपका डिक्शन और एम्फेसिस बहुत अच्छी है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस की कि कैसे? देखिए, प्रैक्टिस वाली बात तो ये बात हमने पहले भी कही थी कि जैसे जैसे आप किसी कार्य को बार बार करते हैं जी, जी, तो वो कार्य आपके स्वाभाविक आदत में होता जाता है और एक स्वाभाविक सुधार उसमें अपने आप होता है, जिसके लिए केवल कार्य करना पड़ता है। एक संस्कृत में पंक्ति भी है, अनभ्यासे विषम विद्या। जितना आप अभ्यास करते हैं चीज़ आपको उतनी आती चली जाती है। और रही बात बोलने की, तो फिर यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये ईश्वर की कृपा है जी, और मेरे पिता का आशीर्वाद है। जी। मैम हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस चलते हुए एक बार आप, अगर आपको विश्वविद्यालय वार्ता में आपको एंकर करना होता तो आप कैसे कहती? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वविद्यालय वार्ता में। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के इस पॉडकास्ट में आप तक पहुंचने में हम सभी की ओर से की गई एक पहल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आप आई हमारे साथ बात करने, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।